नमस्कार, मैं अभिषेक बाटे जेके मीडिया न्यूज अपडेट के ज्ञानशाला शो में देश की राजधानी दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे ज्ञानशाला शो का दूसरा एपिसोड है। ज्ञानशाला के हमारे पहले एपिसोड का हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उसके लिए हम अपने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। आज के हमारे ज्ञानशाला के शो में हमारा जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, वो है मॉडर्न कश्मीर। मॉडर्न कश्मीर मतलब आधुनिक कश्मीर या बदलता हुआ कश्मीर। तो आखिर अब ये समझने के लिए कि आखिर ये बदलता हुआ कश्मीर है क्या, ऐसा क्या बदलाव कश्मीर के अंदर शुरू हुआ या बदलाव हो रहा है जिसकी वजह से हमने ये जो मुद्दा उठाया है, उसका नाम दिया है बदलता हुआ कश्मीर। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम इस बात की जानकारी रखेंगे कि इससे पहले आखिर कश्मीर में ऐसा क्या हो रहा था, कश्मीर किस तरह की समस्याओं से घिरा हुआ था, क्या समस्याएं थी जो कश्मीर को कुपोषण नाम की बीमारी की तरह जकड़े हुई थी, जिसकी वजह से कश्मीर विकास नहीं कर पा रहा था। इस समस्या को जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम समझते हैं कि थोड़ा सा पीछे जाते हैं। तो अगर हम भारत की आज़ादी 1947 में हुई, 1947 की आज़ादी की भारत के बाद देश में कश्मीर के अंदर बहुत से राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर उथल पुथल हुए। उसके अंतर्गत कश्मीर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन जिस गति से कश्मीर को विकास करना चाहिए था, उस गति से कश्मीर विकास नहीं कर पा रहा था। तो इसके लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो थी धारा 370, जिसने कश्मीर को 72 सालों तक जंजीरों के अंदर जकड़े रहा। और जब धारा 370 5 अगस्त 2019 को हटी, उसके बाद से कश्मीर के अंदर बदलाव शुरू हुआ। और उसी बदलाव की यानी उसी बदलते हुए कश्मीर की आज हम बात करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे किसी देश की अगर छवि अच्छी है या खराब है, वो देश विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको मापने के लिए, इसके मापदंड के लिए दो बेसिक पैरामीटर होते हैं। वो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं आपके सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस। सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि अब हम इसको अगर कंबाइन करते हैं तो उससे बनता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जिस भी देश का अच्छा होता है, उसी के स्तर पर यह पहचाना जाता है कि वो देश विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है। और एक देश का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उस देश के राज्यों के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे निर्भर करता है। तो क्या जम्मू कश्मीर का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पिछले 72 सालों में ऐसा रहा? अगर मेरी राय मानिए, एज पर माय ओपिनियन, नो। बट व्हाई? व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड इट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो द रीजन इज दैट कि जम्मू कश्मीर 370 जैसे काले कानून की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, जिस वजह से जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हो पा रहा था। तो अब इसकी दो कैटेगरी हैं, उनमें से एक कैटेगरी से हम ये डिफाइन करेंगे, यानी कि सोशल स्टेटस से पहले हम ये डिफाइन करेंगे और इससे ये साबित होता है कि जम्मू कश्मीर क्यों नहीं आगे विकास कर पा रहा था। तो सोशल स्टेटस के अंदर जो हमारा पहला पॉइंट है वो है वुमेन राइट्स का दमन एवं हत्या, महिलाओं के अधिकारों का दमन व हत्या। आखिर कैसे? जम्मू कश्मीर के अंदर एक कानून था कि जम्मू कश्मीर की महिला अगर किसी बाहरी प्रदेश के व्यक्ति से, यानी कि दिल्ली, पंजाब, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, किसी भी प्रदेश के व्यक्ति से शादी करती है तो जम्मू कश्मीर के अंदर उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी और उसकी जो भी संपत्ति है उस पर उसका कोई मालिकाना हक नहीं होगा। लेकिन ये कानून पुरुषों पर लागू नहीं था, यानी केवल महिलाओं को इस तरह के कानून से लड़ना पड़ रहा था। आप ये देखिए कि एक ऐसा काला कानून जिसने महिलाओं के साथ पिछले 72 सालों तक इतना बड़ा अत्याचार किया, उनके अधिकारों की हत्या की, उनके अधिकारों का दमन किया और खुलेआम पिछले 72 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर महिलाओं के साथ ये अत्याचार हो रहा था और किसी ने इसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाई। इस मामले में एक केस बहुत मशहूर हुआ, हजारों केस इससे रिलेटेड मामले में कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन इसमें एक केस बहुत मशहूर हुआ। वो केस था जम्मू कश्मीर स्टेट वर्सेस सुशीला साहनी। जम्मू कश्मीर स्टेट वर्सेस सुशीला साहनी का केस ऐसा था, 7 अक्टूबर 2002 को
हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, वो कि सुशीला साहनी के हक में था, जिसने फैसले में यह फैसला दिया गया कि सुशीला साहनी को अगर प्रदेश के बाहर जिस लड़के ने शादी की है तो उसका मालिकाना हक भी बना रहेगा उसकी संपत्ति पे, और उसकी नागरिकता भी खत्म नहीं होगी। लेकिन अब आप ये देखिए, वो काली सरकार जो सत्ता में उस समय राज कर रही थी, उसने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए 2004 के अंदर जो डॉटर्स एंड परमानेंट रेजिडेंट बिल पास कर दिया, जिससे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए एक और काला कानून पास कर दिया और महिलाओं के अधिकारों को बिल्कुल सरासर कुचल दिया। इस तरह का जो अत्याचार महिलाओं के साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा था, इसके लिए किसी भी व्यक्ति ने देश के अंदर आवाज नहीं उठाई, क्योंकि आज हम पूरे देश और दुनिया में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन 72 सालों से जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा था, उसके लिए आखिर देश में आवाज किसी ने क्यों नहीं उठाई? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो देश की जनता को समझना और सोचना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम आते हैं कि जम्मू कश्मीर में महिलाओं की स्थिति, जम्मू कश्मीर के अंदर महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। जम्मू कश्मीर सबसे कम शिक्षित महिलाओं वाला प्रदेश है पूरे भारत के अंदर। हर 3 में से 1 महिला जम्मू कश्मीर की अनपढ़ है, जबकि जहां दूसरे प्रदेश है भारत के कोने कोने से देश की महिलाएं IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बड़े बड़े पदों पे विराजमान है, लेकिन जम्मू कश्मीर की महिलाएं कहीं ना कहीं हर तरफ से पिछड़ रही हैं। ये काला कानून और ये काली धारा जिसने महिलाओं के साथ इतना अत्याचार किया है, इसकी देश के अंदर कोई जरूरत नहीं थी, जिसकी वजह से महिलाओं जम्मू और कश्मीर की महिलाएं पिछड़ रही थी। लेकिन जब धारा 370 5 अगस्त 2019 में हटी, उसके बाद से जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ इंसाफ होना शुरू हुआ और उनको उनका अधिकार मिलना प्राप्त हुआ। और आखिर भारत सरकार ने 2019 के बाद कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर की महिलाओं को उनका अधिकार मिलना शुरू हुआ, उनके साथ इंसाफ मिलना शुरू हुआ। आखिर वो ऐसी पॉलिसियां क्या थी, ऐसी कौन सी योजनाएं थी? तो उसमें योजनाएं थी आपकी यूथ इनोवेटर क्लब, सुपर सर्टिफाइड स्कॉलरशिप स्कीम, स्किल एजुकेशन स्कीम, एंटरप्राइज इनिशिएटिव स्कीम और यूथ मतलब डिस्ट्रिक्ट और पंचायत लेवल पे आपके उन्होंने यूथ क्लब बनाए। इस तरह से 20 जिलों के अंदर 4,522 यूथ क्लब बनाए गए, जिसकी वजह से 6,000 महिलाओं को वुमेन एंटरप्राइज मिला। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 6,000 महिला उद्यमी जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा हुई, जो आज इतने सालों से पिछड़ रही थी। 94 गोल्ड मेडलिस्ट सन 2021 में जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी के अंदर हुए। उन 94 गोल्ड मेडलिस्ट के अंदर 77% महिलाएं थी। जम्मू कश्मीर की पुलिस भर्ती में महिलाओं की एंट्री शुरू हुई और 15% रिजर्वेशन भी महिलाओं को मिला। 60,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए, जिसके अंदर 2,06,541 महिलाओं को इसका लाभ मिला। अभी हाल ही में सन 2022 में रामनाथ कोविंद जी ने, भारत के राष्ट्रपति जी ने जम्मू कश्मीर की 2 महिलाओं को कोविड पुरस्कार से सम्मानित किया, नासिरा अख्तर और संध्या धर, जो कि जम्मू कश्मीर की महिला समाज की आवाम के उत्थान के लिए, प्रचार के लिए, विकास के प्रसार के लिए कार्य कर रही थी। ये कितने अनगिनत बदलाव 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट की उम्मीद मिशन के तहत चलाए गए, जिससे महिलाओं को बहुत ही भारी संख्या में उसका फायदा मिला और महिलाओं को सशक्त करने में एक नया रास्ता मिला। अब हम बात करते हैं आपके दूसरे जो नियम है, उसका है आपका प्रवासी मजदूर, नौकरशाह, कर्मचारी, छात्र के अधिकार व उसका हनन। जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर के प्रदेशों से हजारों लाखों की संख्या में मजदूर जो कि वहाँ के खेतों में काम कर रहे थे, ठीक है, और कर्मचारी जो भी बैंकिंग सेक्टर में, किसी भी व्यापारिक इंडस्ट्री सेक्टर में जो काम कर रहे थे, जो आदमी पर्सन वहाँ काम कर रहे थे, जो छात्र वहाँ काम पढ़ रहे थे, ठीक है। इस तरह के जितना भी बड़ा एक समुदाय था जो कि बाहर के प्रदेशों से जम्मू कश्मीर में अपना इतने सालों से योगदान दे रहा था,
लेकिन आप ये देखिए उस काले कानून का काला सच उनको जम्मू कश्मीर में किसी भी सुविधा में किसी भी तरह का अधिकार कोई प्राप्त नहीं था, जो वहाँ पे 20-30 सालों से सेवा कर रहे थे, जबकि देश के दूसरे किसी भी प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं है। ये तो वही हो गया कि अगर कोई दिल्ली में मतलब कानपुर में बसने वाला बंदा अगर दिल्ली जाके व्यापार सेट करता है या पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करता 20-30 साल वहाँ रहता है, उसको किसी भी तरह का दिल्ली से संबंधित सुविधाओं का फायदा न मिले। तो ये इस तरह का काला कानून देश के अंदर चल रहा था। और वो काला कानून किस चीज के तहत चल रहा था? वो था आपका टेम्परेरी रेजिडेंट स्टेटस एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक्ट। उसके अंतर्गत इनको वहाँ पे किसी भी तरह की स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी, उनके बच्चों का एडमिशन नहीं मिल रहा था, उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा था, उनको वहाँ की नागरिकता नहीं प्राप्त थी। उसके बाद उनके पास वहाँ पे मकान बनाने की कोई इजाज़त नहीं थी, यानी वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। एक आम आदमी का आज की अपना घर हर एक आम आदमी का सपना है, लेकिन 20-30 साल वहाँ तक ड्यूटी करने वाला बंदा उसका ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। ये कितना बड़ा मानव के अधिकारों का उल्लंघन है। मानव अधिकारों की हत्या हो रही थी पिछले 72 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमेटी ने और देश के अंदर किसी भी व्यक्ति ने इस प्रकार के मानव के अधिकारों की हत्या जो हो रही थी, मानव के अधिकारों को 72 सालों से कुचला जा रहा था, उसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाई। ये कितना बड़ा देश में मानव अधिकारों के लिए इतना बड़ा धोखा एक बड़े वर्ग के साथ हो रहा था। आखिर इस बड़े वर्ग की आप डेटा अगर जानेंगे तो 2011 के सेंसस के हिसाब से जम्मू कश्मीर के अंदर 1 करोड़ 25 लाख आबादी थी, जिसमें कि लद्दाख की आबादी अगर खत्म कर दो तो 2,90,000 लद्दाख की थी, यानी जम्मू कश्मीर की केवल आबादी 1 करोड़ 23 लाख थी। 1 करोड़ 23 लाख की आबादी में अगर इस पूरे समुदाय की हम बात करें जिसको वहाँ पे अधिकार नहीं मिल रहे थे, उनकी टोटल आबादी 28,09,000 है। 28,09,000 की आबादी जो कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दे रही थी, एक जमाने से योगदान दे रही थी, लेकिन वहाँ के सरकारी सुविधाओं से, वहाँ पे मिलने वाले अधिकारों से, सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ से पूरी तरह से वंचित हो रही थी। लेकिन जब 2019 में धारा 370 हटी तो इस एक 28 लाख के वर्ग को बहुत बड़ा इंसाफ मिला और प्रधानमंत्री मोदी जी के गवर्नेंस में एक नया बिल पास किया गया। वो नया बिल था आपका टेम्परेरी रेजिडेंस स्टेटमेंट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आफ्टर दैट जेके रीऑर्गेनाइजेशन एंड सिविल सर्विसेज एक्ट 2020। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मिशन के अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत लोगों को इंसाफ मिला। इसमें कुछ नियम बनाए गए कि जो व्यक्ति आर्मी का पर्सन अगर 10 साल तक वहाँ नौकरी कर रहा है तो उसको भी नागरिकता मिलेगी। कोई बच्चा अगर छात्र वहाँ पे पढ़ रहा है, 7 साल से ज़्यादा पढ़ चुका है तो उसको वहाँ की नागरिकता मिलेगी। 15 साल से कोई व्यक्ति वहाँ पे सर्विस कर रहा है तो उसको वहाँ की नागरिकता मिलेगी। तो इस तरह के जो कानून में बदलाव किए गए, इससे 28 लाख की आबादी के अंदर एक जोश पैदा हुआ। वो पूरी दुगनी ऊर्जा के साथ जम्मू कश्मीर के विकास कार्य में बढ़ चढ़ कर आज हिस्सा ले रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर आज बदलाव की ओर बढ़ रहा है, कश्मीर आज विकास की ओर बढ़ रहा है। अगर यहीं तक सीमित नहीं था, आप ये देखिए कि 1.5 लाख इसमें से वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग भी थे। जम्मू कश्मीर के अंदर 1.5 लाख वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग थे जो वहाँ पे रह रहे थे, उनको वहाँ की नागरिकता को प्राप्त थी। लेकिन इस काले कानून का भेदभाव देखिए कि वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग किसी दूसरे काम को करने का उनके पास अधिकार नहीं था, यानी कि वो केवल साफ सफाई का ही काम कर सकते थे। आज पूरे देश में वाल्मीकि समाज के लोग IAS हैं, PCS हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हर समाज के इस तबके के लोग हर बड़े बड़े ओहदे पर, हर बड़े बड़े पद पर विराजमान हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 72 सालों से इस 1.5 लाख की वाल्मीकि कम्युनिटी के लोगों के वहाँ छुआछूत जैसी छोटी सोच, छुआछूत और भेदभाव, पक्षपात जैसी विचारधारा 72 सालों से पनप रही थी। कहाँ थे वो ह्यूमन राइट्स वाले लोग जो इस कम्युनिटी के लिए कभी नहीं बोले? 11,000 गोरखा कम्युनिटी के लोग भी इसी समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन उसके लिए भी किसी ने आवाज नहीं उठाई। 2.5 लाख रिफ्यूजी
कि हिंदू जो भारत की आजादी के समय पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे और देश के दूसरे कोनों में भी आए, तो देश के दूसरे कोनों में आए हुए पाकिस्तान से जो हिंदू थे उनको तो उनका अधिकार मिला, यहाँ पे बसे वो आज जी रहे हैं, सब कुछ बढ़िया, उनकी कई पुश्तें पैदा हो गई और चल रही है। लेकिन जो 2.5 लाख हिंदू जम्मू कश्मीर के अंदर फंस गया उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। 72 सालों से वो केवल अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। आज उसके साथ 2019 के बाद इंसाफ मिलना शुरू हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और जिस तरह का परिवर्तन जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है और जम्मू कश्मीर की आवाम जिस तरह से इस तरह के विकास कार्य में आगे बढ़ रही है, एक दिन वो जरूर आएगा और जल्द ही वो समय आएगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम और जम्मू कश्मीर के लोग और जम्मू कश्मीर राज्य देश के अंदर सबसे सर्वोच्च राज्य के रूप में अपना परचम लहराएगा। अब हम बात करते हैं आपका इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस में अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर एक कृषि प्रधान प्रदेश है। देश की 70% जम्मू कश्मीर का जो डिपेंडेंसी है वहाँ की आबादी की, वो कृषि पर निर्भर करती है। कृषि में आपका एग्रीकल्चर में आपका हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, उसके बाद उससे संबंधित जितने भी एलाइड बिजनेस हैं, इसी पे जम्मू कश्मीर की 70% पॉपुलेशन जो है निर्भर करती है। अब 2019 में जब धारा 370 हटी, उस समय तक जब 159.64 159.64 बिलियन यूएस डॉलर पे खड़ा है। 2022 की रिपोर्ट है कि जम्मू कश्मीर का टोटल एक्सपोर्ट 199.43 बिलियन यूएस डॉलर है। इतना बड़ा उछाल 159 से 199 पहुंच गया 3 साल के अंदर धारा 370 हटने के बाद, जबकि पूरा देश और पूरी दुनिया उस समय कोरोना महामारी से जूझ रही थी। इस दौरान भी अगर इतना बड़ा उछाल आया है तो आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में विकास की एक बहार चल रही है। अब हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशों से यहाँ पे निवेश 0.22 मिलियन हो गया। 3000 करोड़ का निवेश मार्च 2021 में यूएई ने किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 3000 करोड़ का निवेश किया। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो था वो 3912.19 मीट्रिक टन थाउजेंड था, यानी 3912.19 हजार मीट्रिक टन था टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। अगर वेजिटेबल की बात करें केवल तो 1337.12 मीट्रिक टन और फ्रूट्स की बात करें तो 2541.16 मीट्रिक टन टोटल आपका वो था, क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर का जो है प्रोडक्शन था। 117 मीट्रिक टन सिल्क का उत्पादन हुआ सन 2020 के अंदर। ये अनगिनत बदलाव जो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे थे, इससे जम्मू कश्मीर का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का स्तर बढ़ रहा था और जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की एक नई बहार और नई बयार चल रही थी। इसके बाद हम आते हैं आपका टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जम्मू कश्मीर के विकास में। टूरिज्म जो है, जैसे कि कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है, धरती का स्वर्ग है कश्मीर, ठीक है। तो धरती के स्वर्ग में बहुत अच्छी हसीन वादियाँ हैं, सब कुछ है, जिसकी वजह से वो टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा स्पॉट है। उसके अलावा वहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर और उसके बाद अमरनाथ यात्रा, इस तरह के जो धार्मिक स्थल है, इसकी वजह से भी वहाँ पे बहुत टूरिज्म बढ़ता है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, अगर हम ग्लोबल जीडीपी की बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे अगर ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है 8.7% का कंट्रीब्यूशन करती है ग्लोबल जीडीपी में टूरिज्म इंडस्ट्री, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर स्टेट की केवल हम बात करें तो जम्मू कश्मीर स्टेट की जो जीडीपी है उसमें 8% का कंट्रीब्यूशन होता है आपका टूरिज्म इंडस्ट्री का, ठीक है। अब टूरिज्म इंडस्ट्री में ऐसे कौन से बदलाव आए हैं जो जम्मू कश्मीर में पहले कभी नहीं आए। पिछले 75 सालों का
पिछले 75 सालों का जम्मू कश्मीर के अंदर रिकॉर्ड टूट गया है। आजादी के बाद से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो पिछले 75 सालों में आज सन 2022 में हुआ। जनवरी 2022 से लेकर अक्टूबर की रिपोर्ट यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 1,62,00,000 टूरिस्ट ने विजिट किया। आज तक 75 सालों के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। 1,62,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर विजिट करने आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, अपने आप में एक इतिहास है जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर बदलाव आया है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म इंडस्ट्री में इस तरह का बदलाव आया क्यों? ऐसा क्या हुआ? तो 2019 के बाद सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसियां बनाई जिसके वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह का बदलाव आया। वो ऐसी पॉलिसियां क्या थी, ऐसी कौन से नियम बनाए जो जम्मू कश्मीर के अंदर इतना बड़ा बदलाव लिया है? आइए समझते हैं। 456 MOU साइन किए गए। 456 MOU की कीमत 23,142 करोड़ थी। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 23,152 करोड़ की कीमत के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए जो कश्मीर के विकास में बहुत ज्यादा सहायक थे। 543 नए प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए जिसकी टोटल कीमत 2237 करोड़ रुपए थी जो कि जम्मू कश्मीर के विकास में बहुत ज्यादा कार्यरत थी। 2 IT कंपनियां स्टार्ट की गई। 2 IT कंपनियां मतलब पार्क बनाए गए। एक पार्क जम्मू के अंदर जम्मू सिटी में और एक पार्क जो है श्रीनगर के अंदर प्रस्ताव किया गया, पास किया गया। ये इतना बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर 100% घरों में 24/7 बिजली की सप्लाई शुरू हो चुकी है। 100% घरों में आज बिजली की सप्लाई शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के रूरल एरियाज में 43% घरों तक वाटर कनेक्शन पहुंच चुका है, जबकि अगर वाटर कनेक्शन का अगर नेशनल लेवल पे एवरेज देखें तो केवल 21% है। आप देखिए 21% वाटर कनेक्शन का नेशनल लेवल पे एवरेज है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 43% तक हुआ। यानी कि दुगनी स्पीड से सरकार वहां पे वाटर कनेक्शन के लिए काम कर रही थी। जम्मू कश्मीर में नाइट फ्लाइट सर्विस स्टार्ट की गई। पूरे जम्मू कश्मीर में नाइट फ्लाइट सर्विस नहीं थी, वो स्टार्ट की गई। जम्मू कश्मीर से डायरेक्ट यानी श्रीनगर से डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट की गई श्रीनगर से शाहजहां के लिए। ये अनगिनत बदलाव, इतने अनगिनत बदलाव। 40 कंपनियां जो कि रियल एस्टेट सेक्टर से थी या टेलीकॉम सेक्टर से या हॉस्पिटली सेक्टर से या हेल्थ सेक्टर से और या एजुकेशनल सेक्टर से, इन ऐसी 40 कंपनियों के साथ टाई अप किया गया जिन्होंने 150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। ये इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कल्चरल डेवलपमेंट जो जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर दुनिया से आ रहे थे, इसी की वजह का ये बदलाव है जो जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म इंडस्ट्री में 1,62,00,000 का फिगर क्रॉस कर गई, जो कि पिछले 75 सालों के अंदर आज तक कभी नहीं हुआ। अब इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस, इसको कंबाइन करके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस किस तरह से विकास की बयार के साथ साथ जम्मू कश्मीर का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का स्तर सुधर रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जम्मू कश्मीर की आवाम पूरे जोर शोर से, पूरी मेहनत के साथ, पूरे हौसले के साथ इस विकास कार्य में बहुत तेजी से अग्रसर है। और वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर इस देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे मजबूत राज्य बनने को तैयार है। उसके लिए वो आगे बढ़ रहा है। आज जम्मू कश्मीर की आवाम पूरे जोर शोर के साथ, पूरी हिम्मत के साथ जम्मू कश्मीर को देश का सबसे सर्वोच्च राज्य बनाने के लिए पूरी तरह से अग्रसर है। और इस तरह की आजादी आज से पहले कभी नहीं हुई। अब ये जो सब हुआ, इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा ऐसा रीजन था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हो पाया। ये एक गंभीर मुद्दा था जो जम्मू कश्मीर के विकास को नासूर बना हुआ था, बिल्कुल जकड़े हुए था। कुपोषण से भी ज्यादा खतरनाक कैंसर टाइप की बीमारी थी ये जम्मू कश्मीर के विकास के लिए। वो थी आपकी टेररिज्म, आतंकवाद। आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर को बिल्कुल जकड़ के रखा था। अगर हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो जम्मू कश्मीर धरती का स्वर्ग है। स्विट्जरलैंड और जम्मू कश्मीर में कोई फर्क नहीं है।
लेकिन लोग स्विट्जरलैंड, भारत से ही लोग स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर असुरक्षा थी और इसी आतंकवाद की वजह से वहां की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त पड़ी थी, वहां के लोग व्यापार ध्वस्त पड़ा था, सब कुछ इस आतंकवाद की वजह से ध्वस्त पड़ा था। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो जम्मू कश्मीर के विकास को रोक रहा था। लेकिन जब धारा 370 हटी, उसके बाद से इस आतंकवाद के पतन की शुरुआत हुई। आतंकवाद के पतन की शुरुआत हुई। जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन जो वहां से जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ करके अत्याचार करते थे और ये सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज को जनरेट करते थे, वो सब बिल्कुल खत्म हो गई। अभी हमारे पास एग्जैक्ट फिगर जो है 2022 की है। ये कुछ आंकड़े हैं जिससे हम समझेंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद और आतंकवाद से संबंधित घटनाएं कम होना शुरू हुई और जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की एक बयार शुरू हो गई। देखिए, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इंसिडेंट की बात करें, यानी कि पत्थर फेंकना, धरना देना और छोटी छोटी क्रिमिनल एक्टिविटीज करना, सड़कों पर बंद करा देना, रोड का चक्का जाम कर देना, इस तरह की घटनाएं सन 2016 से 19 के बीच में 4894 हुई। 4894 थी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड घटनाएं। लेकिन 2019 से 22 के बीच में, यानी 370 घटने के बाद से अब तक ये केवल 804 हो गई। कितनी तेजी से कितना बड़ा बदलाव आया है। आज जम्मू कश्मीर के युवा पत्थर फेंकने की बजाय स्किलों में जा रहे हैं, अपनी नौकरी पे ध्यान दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के विकास में ध्यान दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। 600% की गिरावट एक बहुत बड़ी गिरावट है। मिलिटेंसी अटैक, यानी मिलिटेंसी अटैक 919 थे 2016 से 19 तक की रिपोर्ट के हिसाब से, और वो 2019 से 22 तक में 727 हो गए। 180 का 200 के आसपास का इसके अंदर गिरावट आई, यानी -21%, यानी कि तेजी से गिरावट हो रही है। उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर किल्ड किए गए, इस प्रोटेस्ट में पुलिस ऑफिसर भी मारे जाते थे, तो 2016 से 19 की रिपोर्ट है कि 93 पुलिस ऑफिसर मारे गए थे, और 2019 से 22 की रिपोर्ट है कि केवल 46 पुलिस ऑफिसर मारे गए, यानी कि जस्ट हाफ हो गया। -51% का डिक्लाइन हो गया। 51% डिक्लाइन। ये जो फिगर है, इससे ये दिखा जाता है, ये प्रदर्शित होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म कितनी तेजी से पतन की ओर आगे बढ़ रहा है। और टेररिज्म का पतन जम्मू कश्मीर के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। और इसका एक और परिणाम आया, इस पर्टिकुलर टेररिज्म की वजह से। जब टेररिज्म जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस रेशियो में खत्म हो रहा था, इससे एक नई इंडस्ट्री का जम्मू कश्मीर के अंदर उदय हुआ। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सूर्य का नया उदय हुआ। 32 साल बाद जम्मू कश्मीर के अंदर के सिनेमा हॉल खोले गए। जो भी आर्टिस्ट थे, जो भी कल्चरल एक्टिविटीज थी, और जिस तरह का सिनेमा जगत में जम्मू कश्मीर के लोगों ने योगदान देना शुरू किया, मतलब 32 साल बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सिनेमा हॉल खुलना शुरू हो गए और जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरटेनमेंट नाम की इंडस्ट्री का नया सूर्योदय हुआ। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जम्मू कश्मीर की जनता जो देख रहे हैं, हम पूरे जोर शोर से विकास की ओर अग्रसर है, पूरे जोर शोर से विकास की ओर आगे बढ़ रही है। आप इसी तरह के जम्मू एंड कश्मीर की, इसी बदलते हुए जम्मू एंड कश्मीर की, इसी बदलते हुए आधुनिक कश्मीर की, इसी बदलते हुए मॉडर्न कश्मीर की पूरा देश और पूरी दुनिया कल्पना कर रही थी, जो कि आज जम्मू कश्मीर की आवाम ने सरकार की नीतियों के साथ मिलकर आगे बढ़कर ये वो साबित कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज मेरी जम्मू कश्मीर के लोगों से हाथ जोड़ करके ये विनती है कि जो जज्बा और जो साहस उन्होंने अपने अंदर पाल के रखा है, जो विकास की आग उन्होंने अपने अंदर जला के रखी है, इस आग को जला के रखना है और जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है और जम्मू कश्मीर का परचम पूरे भारत के अंदर लहराना है। जय हिंद, जय भारत।